नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ये खबर लद्दाख से है, लद्दाख की लेह से है और लेह के भी लेह ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की खबर है। खबर यह है कि LAHDC का टर्म जो कि 5 बरस का था वो खत्म हो गया है। आज उसका आखिरी दिन है, कल आखिरी दिन है और उसके खत्म होने के बाद अब क्या होगा, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नए चुनाव की घोषणा हुई नहीं है और ये जो जिसका टर्म खत्म हो गया है, इस हिल काउंसिल ने कैसा काम किया, इस पर हम लोग करेंगे बातचीत। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं शेरिंग नामग्याल साहब, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं LAHDC लेह की एपेक्स जो ये हिल काउंसिल है बिल्कुल। उसमें। आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार रविंद्र जी, थैंक यू सो मच। अभी तो आपकी जो हिल काउंसिल है उसका टर्म खत्म हो गया, लेकिन नए चुनाव की घोषणा नहीं हुई। ये तो बिल्कुल। बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई। आप लोगों के पास तो बहुत लिमिटेड डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसमें भी ये खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा नामग्याल साहब? रविंद्र जी, आपको क्या बताएं, सब कुछ खत्म हो चुका है। सारे इलेक्टेड जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सरपंच की बात करें ग्रास रूट लेवल पे, शहर में आप म्यूनसिपलिटी की बात करें और एक काउंसिल की बात करें, तो सबको खत्म किया जा रहा है। आपने सही कहा, हमारे पास कुछ नहीं बचा। आज आप एक ही संसद हमारे पास बचा हुआ है पूरे लद्दाख खित्ते से। और जहाँ तक आपने इलेक्शन की बात की, इस पे अ, अभी तक कोई वाइट पेपर यूटी प्रशासन के द्वारा या तो वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो फिलहाल अभी काउंसिल, आज से काउंसिल का टर्म खत्म होने जा रहा है और अभी फिलहाल हालत ये है। इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन फॉर लद्दाख। हाँ जी। लेकिन इससे नामग्याल साहब, ये काउंसिल तो नया नहीं है, पुराना है। कई बार इलेक्शन हो गए। बिल्कुल। ऐसा सिचुएशन पहले कभी आया कि टर्म खत्म हो गया हो और नई काउंसिल को ना चुना गया हो? इसके पहले हुआ है कभी? इससे पहले रविंद्र जी कभी नहीं हुआ। ये छठा काउंसिल अभी चल रहा है, तो आज आखिरी दिन है, जैसे मैंने पहले कहा। तो इससे पहले ऐसा सिचुएशन, ऐसा नज़ारा अभी तक पहली बार लद्दाख में हो रहा है। पहली बार लद्दाख में हो रहा है। तो इसका क्या असर, अगर हम लोग एक आम आदमी की नजर से देखना चाहें, जो दिल्ली में बैठा है, जो हरियाणा पंजाब में बैठा है, जो उसको समझाने के लिए आप बताएंगे इसके टर्म खत्म होने का क्या असर होगा लद्दाख या लेह की जो डेवलपमेंट है उस पर क्या असर पड़ेगा, उसके जमहूरी निजाम पर क्या असर पड़ेगा? इससे लोगों की, इससे मुझे लगता है इससे अ, बुरा असर होने जा रहा है। क्योंकि काउंसिल एक माध्यम है, एक रास्ता है, एक एक ब्रिज है लोगों की इश्यूज को लेकर, और लोग और प्रशासन के बीच में। जो काउंसिलर जो चुने हुए जो लोग आते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनको बखूबी मालूम होता है कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में वहां पर क्या डेवलपमेंटल वर्क्स क्या क्या करना ही है, लोगों की क्या मसले हैं, उसको कैसे आगे डिपार्टमेंट तक ले जाना है, प्रशासन तक ले जाना है, काउंसिल की उनकी बातों को कैसे उठाना है। लोगों की आवाज बनते हैं हम। आपने देखा होगा पिछले 5 साल में, जो अगर मैं कांग्रेस के काउंसिलर्स की बात करूं, हमने हमेशा सारे हमारे काउंसिलर जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, लोगों की आवाज बनकर लोगों की जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स हो, लोगों की जो भी चाहत हो, जो डिमांड्स हो, वो आगे ले जाने में पूरा कारगर साबित होते हैं। और यही एक माध्यम है आपके पास। जब ये कल से जब हमारे पास ये नहीं होगा, लोगों के पास ये सुविधा नहीं होगा, तो लोग किसके पास जाएंगे, आप मुझे बताइए। वैसे तो यहाँ पर डायरेक्टर्स हैं, यहाँ पर सेक्रेटरीज हैं कितने सारे, इतने सारे डायरेक्टर सेक्रेटरीज हैं, मुझे नाम भी याद रखना हमें मुश्किल हो रहा है। हमें मुश्किल हो रहा है, जो चुने हुए प्रतिनिधियों को मुश्किल हो रहा है। आम जनता की तो क्या बात करें, जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, आपको मालूम है। तो आप कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजे को खटखटाएंगे आप? तो ये एक इशू होने जा रहा है। काउंसिलर्स को पूरा मालूम होता है गांव में क्या है, सारे लोगों को जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी को लोगों को जानते हैं, वहां पर बैठते हैं, बार बार दौरा होता है, मीटिंग्स होती है वहां पर। लोगों को समझते हैं अच्छी तरह से, और उनकी बातों को बहुत अच्छी तरह से रखने में कामयाब होते हैं हम। जी। अब वो किसको जानेंगे, किसको पहचानेंगे, कुछ मालूम नहीं है। अब यहाँ पर प्रशासन के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो सेक्रेटरी है LHDC के, जो हमारे काउंसिल के कैबिनेट के जो सेक्रेटरी हैं, आप शायद मैं ख्याल में DC साहब और माननीय LG साहब चलाएंगे लद्दाख को। बहुत सारे लोगों को तो मैं ख्याल नाम भी मालूम नहीं होगा। तो अगर हम 30
चुने हुए 26 प्रतिनिधि हैं और 4 नॉमिनेटेड काउंसिलर्स हैं। तो ये सारे पूरा लद्दाख में जितने भी पूरा जो लेह डिस्ट्रिक्ट का सारा तामझाम हम देखते हैं, हमें मालूम है, सारे काउंसिलर को अपने एरिया का मालूम है। अब सबको एक ही जगह जाना पड़ेगा। क्या वो लोग दौरा करेंगे? क्या डायरेक्टर्स दौरा करेगा हर इलाके का? क्या सेक्रेटरीज दौरा करने जाएंगे? क्या लोगों का हाल पूछने जाएंगे? कल में रात को यहाँ पर रात को ब्लैक टॉपिंग चल रहा है मेरा यहाँ पर, रात के कम से कम 9-10 बजे तक मैंने काम किया यहाँ पर। ये भी ओल्ड रोड के ग्रैंड ड्रैगन के पीछे एक रोड को रीसर्फेसिंग करना था। क्या सेक्रेटरीज काम करेंगे रात के 12-12 1-1 बजे तक? हम लोगों का रात को फोन आता है, दिन में तो हम वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम। विल द डायरेक्टर्स, विल द सेक्रेटरीज विल बी अवेलेबल 24 आवर्स फॉर द पीपल? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। सो लोगों को इससे बहुत तकलीफ होने जा रहा है। नामग्याल साहब, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि क्यों नहीं हो रहा इलेक्शन? कुछ आपको खबर लगी कि इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कोई प्रशासनिक रीजन है इसके पीछे, कोई राजनीतिक कारण है, या जो वायलेंस हो गई थी वो इसका कारण है? क्या रीजन दिख रहा है इसका नहीं होने का? सर, मैं आपके माध्यम से लद्दाख यूटी प्रशासन को, मैं आपके माध्यम से यही मैं सवाल करना चाहता हूं, मैं उनको, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? आपको यहाँ पर एक व्हाइट पेपर अभी तक लेके आना चाहिए था कि आप आगे कैसे इंतजाम, किस तरह का इंतजाम होगा लद्दाख के अंदर। आपने 4-5 डिस्ट्रिक्ट की घोषणा की बात की, अभी तक उस पर कोई गैजेट नोटिफिकेशन नहीं निकला। वो अभी तक सिर्फ एक ट्वीट पे ही रहा है। वो बेशक उसमें कमेटी का के लोगों से बातचीत हुई है, मगर अभी तक उस पर आगे क्या कार्रवाई उन्होंने की, एक ठोस कदम जिसे हम कहेंगे, वो अभी तक देखने को हमें नहीं मिल रहा है। तो मैं प्रशासन से मैं पूछना चाहूंगा, केंद्र सरकार से पूछना चाहूंगा, क्योंकि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोग इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप यहाँ पर आपने अभी तक लोगों के सामने आकर, माननीय एलजी साहब जो भी हो, जो अधिकारी हो यहाँ पर, आपने लोगों को क्यों नहीं बताया? क्यों आप इलेक्शन नहीं करने जा रहे हैं यहाँ पर? क्यों आप सारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को आप खत्म करते जा रहे हैं यहाँ पर? सर, 2 साल से यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं हो रहा है। उसमें डिलिमिटेशन की बात थी, डिलिमिटेशन हो चुका था। 13 वार्ड था, 13 वार्ड से बढ़ाकर 8 नए वार्ड को जोड़ा गया। सब कुछ रेडी था पेपर पे। आप आराम से इलेक्शन कर सकते थे। 2024-2025 के बीच में आप इलेक्शन कर सकते थे यहाँ पर। आपने वो भी नहीं की। 2 साल से यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर सरपंच का इलेक्शन नहीं हो रहे, वो आप कर सकते थे, उसको भी आपने नहीं किया। आप किस चीज से डर रहे हो? आप लोग आप इससे डर रहे हो कि कहीं हमें जो बीजेपी का जो बीजेपी है, जो, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर काउंसिल जो परिषद है वो बीजेपी चला रहा है। यहाँ पर केंद्र सरकार में भी बीजेपी है। क्या आपको डर सता रहा है कि कहीं में शिकस्त ना उठाना पड़े? क्योंकि जो संसद का जो चुनाव हुआ था, उसमें लोगों ने देखा कि बीजेपी कहाँ है, लोगों का आवाज किस तरफ जा रहा है। क्या बीजेपी के साथ हैं? क्योंकि लोग इस प्रशासन से, इस रेजीम से लोग खफा हैं, लोग दुखी हैं, और एक लोगों के मन में एक पीड़ा है, उस पीड़ा को ये लोग समझ नहीं रहे हैं। तो मैं आपसे ही पूछता हूं, आपके माध्यम से, आप लोग लद्दाख में इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हो? आप आगे कैसा इंतजाम होगा? तो इस पे उनको जल्द से जल्द मेरी मांग रहेगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आपको एक व्हाइट पेपर आपको जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा, ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब आगे लद्दाख का रास्ता कैसा होगा? तो क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है, जैसे आपने बताया, ऐसी स्थिति पहले नहीं आई है, तो आप अगर ये बता सकते हैं कि पिछले 5 साल में जब तक काउंसिल थी, तो क्या खास उपलब्धियां काउंसिल की कुछ रही, या काउंसिल उस तरह से काम नहीं कर पाई जैसे आप लोगों को उम्मीद थी? सर, कुछ उपलब्धि इनके पास नहीं है। विदाउट एनी विजन, कोई इनके पास रास्ता नहीं था, कोई इनके पास एक एजेंडा नहीं था। मैं आपको संक्षेप में अगर बताऊं, समरी करूं पूरे 5 साल का लेखा जोखा जो उन्होंने जिस तरह से चलाया भाजपा सरकार ने, बीजेपी की पार्टी ने। 2020 के अक्टूबर में चुनाव हुआ था, छठे काउंसिल का चुनाव हुआ था, आपको मालूम है। यूटी नया मिला था। 2021 उन्होंने यूटी की सेलिब्रेशन में उन्होंने बिताया। चलो यूटी मिल गया, अब नाचो गाओ, हर अलग अलग तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर उन्होंने पार्टियां की, नाच गाने लगाए, लोगों को नचाया, लोगों ने नाचा। लोगों ने सोचा अब लद्दाख का जो आगे का जो रास्ता होगा, जो डेवलपमेंट में जो तेजी आएगी, वो हमें देखने को मिलेगा। कारोबार में तेजी आएगी, लोगों को नौकरियां मिलेगी, लोग खुश थे इनसे, लोग उम्मीद कर रहे थे इनसे बहुत ज्यादा। 2021 का जो साल है उन्होंने पूरा नाच गाने में बिताया। जब उनको पता चला यूटी एक खोखला यूटी निकला, इसमें कुछ मिल नहीं रहा हमें,
लोग खफा हैं इनसे, नौकरियों की बात नहीं हो रही है, कारोबार की बात नहीं हो रही है, पर्यावरण को बचाने की बात नहीं हो रही है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। जब उनको ये एहसास हुआ तो उन्होंने सोचा आप करें क्या करें, तो उन्होंने 2022 और 2023 में उन्होंने लद्दाख में इतने सारे फेस्टिवल्स उन्होंने अनाउंस किए, इतने सारे फेस्टिवल्स अनाउंस किए, हर दिशा में, हर शहर में, हर जगहों पर दो दो तीन तीन पेज का फेस्टिवल उन्होंने घोषित किया। यहाँ पर फेस्टिवल्स में लोगों को नचा के लोगों को उन्होंने गुमराह करके रख दिया, फेस्टिवल्स पे फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स पे फेस्टिवल्स। 2024 आते आते संसद का चुनाव था, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं किसके बारे में, इसके बारे में, टिकट के बारे में, कि बीजेपी का जो कैंडिडेट कौन होगा, क्या सीसी होंगे थी, जो लोगों की जो डिमांड्स था, नौकरी का, बहुत सारी चीजों का, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया, उस पर उनका फोकस नहीं रहा। जब संसद चुनाव के बाद जब रिजल्ट्स आए, जब उन्होंने देखा कि बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंचा, मात्र ले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 20,000 लगभग 500 के आसपास, 10-10,500 ज्यादा वोट कांग्रेस ने प्राप्त की, एक ऐतिहासिक जीत हासिल की ले डिस्ट्रिक्ट अगर मैं बात करूं। वैसे तो यहां पर एक निर्दलीय उम्मीदवार जीता है, आपको मालूम है हनीफा जान साहब। जब उनको यह मालूम लगा लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो उन्होंने 2025 का जो आखिरी इस साल का सीजन था, काउंसिल में उन्होंने बिल्कुल लोगों को खतक्स पहनाना, जो हमारा ट्रेडिशनल स्कार्फ है, हर लोगों को बुला बुला कर उनको सर्टिफिकेट देने में लगे लोग, उनको सर्टिफिकेट देने में लग गए और उनको खतक पहना रहे, लोगों को लुभाया जा रहा है ताकि ये हमारे से जोड़े। तो पूरे 5 साल में इनके पास कोई एजेंडा नहीं। मेडिकल देखिए आप, क्या वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, 2023 का अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, आफ्टर अंडमान एंड निकोबार जहां पर 33% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, देश का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अंडमान निकोबार आइलैंड में है। उसके बाद किसका नंबर आता है, मुझे शर्म आ रही है कहने में, यूटी बनने के बाद लद्दाख का नंबर आता है। सोचिए सर, लद्दाख का नंबर, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। 26.5% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो नेशनल एवरेज जो 13.5% है उसका दुगना है। ये इनका वो है, ये इनकी उपलब्धि है। उसके बारे में उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल में नौकरी निकलने के लिए, चाहे आप उसकी बात करें यूटी कैडर पे निकालने के लिए, गैजेटेड की बात करें, हर चीज में ये लोग विफल रहे, उन्होंने बातचीत नहीं की। वो 5 साल तो सर इनको रिक्रूटमेंट रूल्स बनाने में लग गए इनको। अगर उसको आप सीरियसली करते, आप 5-6 महीने में 3-4 सेक्रेटरीज को बिठाकर आप आराम से एक एक डिपार्टमेंट को लेकर आप रिक्रूटमेंट रूल्स बना सकते थे। आपने उसमें देरी की, बच्चे तड़पते रहे, रोते रहे, हर लिहाज से। एक मेडिकल कॉलेज है जिसका सिर्फ दीवारी खड़ा है बस, अगर आप ले आए तो देखें यहां पर मेडिकल कॉलेज की इन्होंने घोषणा की, क्या हुआ मेडिकल कॉलेज का सर, खाली एक बाउंड्री वॉल लगा हुआ, उससे एक ईंट नहीं हिला वहां पर। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की, सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां सर। तो ये लोग सर, मैं संक्षेप में ये कहना चाहूंगा, ये पूरा विफल रहा, कोई एजेंडा नहीं था इनके पास, इन्होंने पूरा 5 साल नाच गाने में लगाया बस। पर नामग्याल साहब, फिर जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी है ऑपोजिशन के तौर पर, आप क्या बीजेपी सर, को या हमारी प्रशासन को प्रेशराइज नहीं कर पाए काम करने के लिए? सर पूरा आप लद्दाख के लोगों से पूछिए, 5 साल में जितना हमारे कांग्रेस के हम 9 काउंसिलर्स, एक से एक बढ़िया काउंसिलर्स, एजुकेटेड लोग, रिस्पॉन्सिबल लोग, जो लद्दाख के दुख दर्द को समझते हैं, हमने हर प्लेटफॉर्म पर, हर मीडिया में जाकर कितने सारे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ने की, कितने बार हम जितने भी राज्य यहाँ पर उपराज्यपाल आए हो, चाहे वो आर.के. माथुर जी आए हैं पहला यहाँ पर, उसके बाद डॉक्टर ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा जी यहाँ पहुंचे, सबके पास हमने गुहार लगाया, सबके पास हमने कितने सारे हमने मेमोरेंडम्स दिए, इनको सबमिट किया। जितने भी जनरल काउंसिल मीटिंग यहाँ पर होता था, कांग्रेस के हमारे ऑपोजिशन बेंचेस ने, ऑपोजिशन के हमारे काउंसिलर्स ने जोर शोर से हर मुद्दे को हमने उठाया, उसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ा। हमने लद्दाख के लोगों को बाखूबी मालूम है, कांग्रेस के लोगों ने, मी एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, हमने रिस्पॉन्सिबली, एक जिम्मेदारी के साथ और जिम्मेदारी को समझते हुए हमने क्या कहेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का हमने रोल निभाया है।
मगर दुख की बात यह है उन्होंने हमें एक नहीं सुनी। हमें छठे शेड्यूल की बात सर, मैं आप क्योंकि आपने जिक्र किया, आपने इन बातों को क्यों नहीं उठाया? आपको मालूम है लद्दाख में छठे शेड्यूल की मांग कितना कितना इंपॉर्टेंट है हम जैसे ट्राइबल लोगों के लिए, जी जिसकी संख्या 100 में से 97% हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन है लद्दाख में। हम लोग शेड्यूल ट्राइबल लोग हैं। हमने कितने सारे चिट्ठियां हमारे सीसी साहब को हमने दिया, प्लीज एक बार आप स्पेशल सेशन बुलाइए 6 शेड्यूल के ऊपर। वी नीड टू पास अ रेजोल्यूशन, एक यूनानिमस रेजोल्यूशन, सर्वसम्मति से यहां पर एक आवाज उठनी चाहिए कि लद्दाख की काउंसिल ने मांग की है कि लद्दाख को छठा शेड्यूल दिया जाए, क्योंकि ये उनका वादा था 2019 के आम चुनाव में, 2020 के परिषद के चुनाव में, काउंसिल इलेक्शंस में उन्होंने क्या लिखा था अपने घोषणा पत्र के अंदर कि हम लद्दाख को छठा शेड्यूल देने जा रहे हैं। अर्जुन मुंडा जी जो ट्राइबल मिनिस्टर, उनको यहां बुलाया था, हम लोग खुश हुए। हमने यहां तक कहा सर कांग्रेस पार्टी ने कि आप लद्दाख को छठा शेड्यूल दीजिए, और हमारा वादा है आने वाला जो काउंसिल का इलेक्शन होगा, चाहे म्युनिसिपलिटी का इलेक्शन होगा, उसमें हम खड़े नहीं होंगे, आपको पेंट किया जाएगा। आप लोग प्लीज अनअपोज्ड, अगर कोई निर्दलीय नहीं हो, कोई दूसरी पार्टी का नहीं हो, हमारे तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा, यह हमारा वादा था। और ऐसे हवे में हमने बात नहीं की थी, हवे में ये बहुत बड़ी बात है ये। उन्होंने उस चीज को नहीं समझा, उन्होंने इस चीज को नहीं समझा। तो हमने क्या किया सर, बड़ी मुश्किल से 2023 में उन्होंने एक स्पेशल सेशन बुलाया लद्दाख की छठे शेड्यूल की मांग को लेकर। नतीजा क्या निकला? एक ड्रामा था। हमने रिक्वेस्ट की, हमने प्रपोजल टेबल पे, बिल टेबल पे रखा, हमने उनसे मांग की प्लीज इसको आप सपोर्ट कीजिए, सरकार आपका है, आप कर सकते हो। 370 आपने ऐसे, आपने चुटकी में आपने 370 हटाया। छठा शेड्यूल क्या है आपके लिए? लद्दाख को दीजिए छठा शेड्यूल, लोग और सशक्त होंगे, सीमाएं और मजबूत होगा, लोग और देश के साथ और मजबूती के साथ जोड़ेंगे देश के साथ। तो उन्होंने उस बात को नहीं माना और उन्होंने छठे शेड्यूल की मांग को खारिज किया और उन्होंने अनसुनी की, अनदेखी की उस चीज की। तो इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है। और कारगिल के हमारे भाइयों ने उन्हें जी छठा शेड्यूल का आपको मालूम है, उन्होंने तो काउंसिल में रेजोल्यूशन पास की सर। पास किया तो जी हमने ऐसा नहीं है सर, हमने बिल्कुल अच्छी तरह से कांग्रेस के काउंसिलर ने एक कारगर, हमने एक अपोजिशन का रोल हमने निभाया जी। एक मैं ये ले के लोगों के लिए जानकारी के लिए जानना चाहूंगा, अगर आपको ठीक से आंकड़े याद हों, कितने दिन सर ले हिल काउंसिल की बैठकें हुई हैं 5 साल में? अगर आप एक अंदाजा बताना चाहें, साल भर में कितने दिन मीटिंग होती थी? सर अगर अगर आप हिल काउंसिल की बात करें तो सीजन स्टार्ट होने से पहले तो एक जनरल काउंसिल मीटिंग होती है जिसमें सारे काउंसिलर्स मौजूद रहते हैं वहाँ पर, और चेयरमैन साहब रहते हैं वहाँ पर, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डीसी साहब वहाँ रहते हैं, और सारे जितने भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी अधिकारी हैं, जो जितने भी जो जो मेन ऑफिसर्स हैं उसके, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हो या चीफ इंजीनियर हो, मतलब जो सारे जितने भी वो डिस्ट्रिक्ट के जो जी जी पदाधिकारी हैं जो सारे रहते हैं। तो इस तरह साल में 2 बार होता है, ये सीजन के एक बार पहले और सीजन के एंड के बीच में। तो बजट को पास करना पड़ता है, बजट के बाद डिस्कशन होता है, फिर रिव्यू मीटिंग होती है उसके बाद। हमारा दुख की बात यह है सर, हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स ने, जबकि ईसीज को और डिप्टी कैबिनेट का यहाँ पर ओहदा लेके बैठे हुए हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को रिव्यू मीटिंग करना पड़ता है। जो जो डिपार्टमेंट्स वो लोग देखते हैं, चाहे टूरिज्म हो, एक चाहे वो एक सेकंड, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन, जो भी है। नामगल साहब, 5 साल में 10 बैठकें हुई होंगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। 10 बैठेंगे, हाँ जी, आप मान के चल सकते हैं, हाँ जी। एक आप कह रहे हो स्पेशल सेशन बुलाया तो 11। हाँ, ये है मेन जनरल काउंसिल मीटिंग जिसमें सारे बैठे रहे, सब बैठते हैं। इस तरह से बाकी इश्यूज के ऊपर, जैसे कोई मीटिंग हो रहा है, जैसे कोई एक डिस्कशन हो रहा है जिसमें कुछ काउंसिलर्स आए हैं, या कोई सेलेक्ट किसी इशू की किसी मैं मान लो एक के मसले को लेकर काउंसिल ने मीटिंग बुलाई। ये जो मैं बात कर रहा हूँ 10 बैठकों की, ये मैं जो स्पेशल बात कर रहा हूँ वो जनरल काउंसिल मीटिंग है, जो मेन मीटिंग होती है जिसके अंदर और किया जाता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पीछे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये हमें इसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरा आखिरी सवाल सर कि अब क्या करेंगे आप लोग कांग्रेस पार्टी के तौर पर? अब आप क्या करेंगे आगे इंश्योर कराने के लिए कि चुनाव जल्द हो? आप लोग को एजिटेशन प्लान कर रहे हैं? आप लोग एलजी को मिलने वाले हैं या केंद्र सरकार को कोई रिप्रेजेंटेशन देंगे? क्या अब कदम होगा आपका? सर मैं रविंद्र जी, मैं आपके माध्यम से मैं देश के लोगों को और हमारे लद्दाख के जो सुनने वाले लोगों को और प्रशासन को मैं ये कहना चाहूंगा, जो नज़ारा हमने 24 सितंबर को देखा यहाँ पर लेह में सर, एक मतलब जो हम बयान नहीं कर पाते हैं यहाँ पर, बयान नहीं कर पा रहे हैं हम। ऐसा दर्दनाक हादसा कभी पहले नहीं हुआ।
हमारे 4 बच्चों ने शहादत दी, उन्होंने इस लद्दाख की डिमांड्स को लेकर, क्योंकि हमने सवाल पूछा आप आगे क्या करने जा रहे हैं आप लोग? सर हमारी सरकार से यही मांग रहेगी कि लद्दाख को समझिए, लद्दाख की बातों को सुनिए। अभी पीछे पीछे टॉक्स हुआ, तो लद्दाख को छठा शेड्यूल जो लद्दाख के लिए है वो बहुत जरूरी है सर, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप लद्दाख को छठा शेड्यूल दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? मेरा सवाल है, आप क्यों हिचकिचाते हैं आप लद्दाख को देने से? स्टेटहुड की मांग है, एक सेल्फ गवर्नेंस। जब आप सिक्किम को 2,15,000 रुपए स्टेट दे सकते हो, 1975 की बात होगी मेरे ख्याल में, तब आप लद्दाख का तो 69,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है, जोग्राफिकल एरिया, हिंदुस्तान का ताज माना जाता है। लद्दाख को हमेशा अनदेखी की, तो आप लद्दाख को स्टेट क्यों नहीं दे सकते? आप लोग आओ मजबूती के साथ सीमाओं की संरक्षण करेंगे। हम तो भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोगों में से हैं, पैट्रियोटिक लोग हैं हम। हर जंग के आपको लंबा चढ़ा होगा, क्योंकि आपका ज्यादा समय आपके पास नहीं है। तो हमारी सरकार से कांग्रेस पार्टी का यही मांग रहेगा कि लद्दाख को छठा शेड्यूल, हमने वादा किया, कांग्रेस पार्टी जहां तक बात है, हमने नेशनल एजेंडे में हमने रखा लद्दाख को छठा शेड्यूल देने जा रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारी मांग रही कि लद्दाख की बातों को सुनिए, लद्दाख की आवाज को समझिए, लद्दाख को छठा शेड्यूल देना चाहिए, और लद्दाख को स्टेटहुड, हमारे चीफ मिनिस्टर हो, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, हम लोग सशक्त लोग हैं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे लोग हैं। वी आर ऑलमोस्ट 90+% हम लोग एजुकेटेड पीपल, लिटरेसी रेट बहुत जबरदस्त है लद्दाख में, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, समझदार लोग हैं, तो देश को आगे ले जाने के लिए काम करते हैं हम लोग। सोनम वांगचुक जी को बेफिजूल उन्होंने यहाँ पर, देखो जो लोग जो देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, जिन्होंने फौज के लिए काम किया, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण की बात की, जो एक जाना पहचाना एक हिंदुस्तान का एक क्या कहते हैं, एक जहां जिसे हम प्राउड फील होते हैं, तो उनको आपने बेफिजूल आपने वहां बंद करके इस तरह से आप देश को चलाओगे आप? ये एक लद्दाखी है जो मर मिटने के लिए तैयार है और देश के नाम ऊंचा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं हम लोग। तो इस तरह से आप जी काम करोगे तो लोग खफा होंगे, लोग नाराज होंगे, लोगों की पीड़ा आप दूर नहीं कर पाओगे आप। तो मेरी मांग जी रहेगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि लद्दाख के लोगों की आवाज को समझिए, सुनिए, और जो डिमांड्स हमारे हैं उसको पूरा कीजिए प्लीज। और और चुनाव के लिए हमारे आप जो लोग क्या बच्चे, सर मैं आपके माध्यम से आखिर में कहना चाहूंगा सर प्लीज, हमारे जो बच्चे सोनम वांगचुक जी बेफिजूल में उन्होंने एनएसए लगा रखा है वहां पर, अभी उनको बातचीत चल रही है, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रहा है। मेरी मांग रही कि अगर लद्दाख को शांति बहाल करना है, नॉर्मलसी लाना है, तो जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पर अभी जो जुडिशियल में अभी हमारे 20, 22, 25 हमारे अभी भी हमारे लोग हैं, हमारे कांग्रेस के लीडर्स हैं वहां पर, काउंसिलर्स हैं वहां पर, हमारे एक्स एमएलए है वहां पर, हमारे धार्मिक संगठन के लोग हैं, बच्चे वहां पर बेफिजूल उनको वहां पर उन्होंने अपने बंद करके उनको प्लीज छोड़िए, उनको छोड़िए। उन्होंने सिर्फ लद्दाख ठीक की आवाज को उन्होंने आवाज दी, उन्हें कोई देश के खिलाफ कोई काम नहीं किया, उन्होंने कोई देश विरोधी उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। प्लीज उनको छोड़िए प्लीज। जी नामग्याल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की, और क्योंकि आखिरी दिन है आज आपकी कमेटी का, तो जाहिर है आपका शेड्यूल भी बहुत बिजी होगा, पर उसके बावजूद भी आपने वक्त दिया। आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।